Okay. Hello, hi guys. Please let me know in the comments. Am I audible? ओके परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं। सारे बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एक बार बस यस सर या फिर हाई लिख के बस दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आप लोग सब ज्वाइन हो गए हो। थोड़ा सा लैग होता है यूट्यूब में यूजुअली, इसके लिए। हाय प्रत्युष, गुड इवनिंग। हाय रौनक, गुड इवनिंग। हाय नेहा, गुड इवनिंग। गाइज, ये मैसेज जो है अबाउट द लेक्चर, प्लीज इसको सर्कुलेट कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मैं भी बस वही एक सर्कुलेट ही कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट बिफोर वी क्लास बिगिन द क्लास। ओके परफेक्ट। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। चलो शुरू करते हैं। हाय किरण। गाइस, सो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ठीक है, स्टार्टिंग के हमारे फ्यू क्लासेस वी आर टेकिंग ऑन यूट्यूब। आफ्टर दैट, आफ्टर वंस द फर्स्ट 2-3 classes are done, after that all the classes will be conducted on the separate Zoom platform. So all the students who are watching this video, okay, in case if you want to enroll for the classes, then in that case you can click the link in the description and you can purchase the class सेपरेटली। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो, जब ये लाइव क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन लाइव के बाद में अगर आप वीडियोस देख रहे हो, तो आपको रिकॉर्डिंग्स परचेस करने के लिए भी सेम लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए। बिफोर वी बिगिन लेट्स डू अ शॉर्ट रिकैप। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। चलो शुरू करें। आई होप एवरीबडी इज रेडी। लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑडिट डिस्कशन। मैं जानता हूं कि मुझे तुम लोगों की आवाज भले सुनाई नहीं दे रही होगी इस चैट के ऊपर, पर आई एम 100% श्योर दैट यू गाइस आर वेरी वेरी एक्साइटेड। मेरा एक्साइटमेंट तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा इस वीडियो में। बट आई एम श्योर कि दैट यू गाइस आर आल्सो एक्साइटेड टू लर्न एंड हैव फन व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस ऑडिट सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। ऑन दैट नोट एक बार बस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास हम लोग बहुत स्लोली गए थे। हमने क्या क्या चीजें कवर की थी? हमने समझा था मीनिंग ऑफ ऑडिट। हमने समझा था कि व्हाट एग्जैक्टली आर द एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। एंड उसके बाद हमने देखी थी सारी ऑडिटर की क्वालिटीज। याद है, ये 3 क्वेश्चन हमने प्रॉपरली कवर किए थे। हमने एक बहुत बेसिक स्टफ से स्टार्ट किया था कि आज दुनिया में क्या एग्जैक्ट ज्यादा हो रहा है। इट इज द बिजनेस दैट इज गेटिंग कंडक्टेड, एवरीबडी इज इनटू सम काइंड ऑफ द अदर बिजनेसेस। एंड ये जो बिजनेस होते हैं इनको प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं जो अगर इनको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, इसके लिए लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग करने के साथ साथ में अकाउंटिंग करने के साथ साथ में जाहिर सी बात है आज उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, विच इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के दे विल टेक द डिसीजन कि हमें हमारा बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स याद है। ठीक है, पर सर ये जो फाइनेंशियल में लिखी हुई बातें हैं, क्या वो सब लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे? पर नहीं करेंगे जब तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट और गेटिंग ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बोला मैंने? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा।
एंड उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के बाद ऑडिटर एक डॉक्यूमेंट देता है. आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट विच द ऑडिटर प्रिपेयर्स. एक बार ऑडिट हो जाता है उसके बाद मुझे एक चीज हैंड ओवर करनी पड़ती है मेरे क्लाइंट को. वो क्या है बताइए, जल्दी बताओ. साइना पूछ रही है सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का है. बेटा टोटल ऑन एन एवरेज हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं. ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको पेपर में दिखेंगे. मतलब आप पकड़ लीजिए हर चैप्टर एटलीस्ट 5 to 7 मार्क्स का आता है. ठीक है. अच्छा, रही बात कि सर ऐसे केस में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, कोई भी चैप्टर कितने मार्क्स का भी आ सकता है. ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ है दैट चैप्टर नंबर 2 बहुत 2-3 मार्क का है, कभी कभी इट हैज हैपेंड दैट चैप्टर नंबर 2 7-8 मार्क का आ गया है. तो बेटा ऐसे केस में हम लोग कभी भी ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव लास्ट टाइम जो नवंबर 22 का अटेम्प्ट था उसमें भी इंस्टीट्यूट ने पूरा पलट दिया था पासा. जो बेसिकली बच्चों को लगा था कि आने वाला है, उसके व्यतिरिक्त जो दूसरे चैप्टर्स थे वो आ गए थे. ठीक है, तो मेरा आपसे एक यही रिक्वेस्ट रहेगी दैट इफ यू आर स्टार्टिंग योर स्टडीज राइट नाउ, देन इन दैट केस वी शुड इंश्योर दैट हम सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करके जाएं. ठीक है, आप आपका 100% दो, इंस्टीट्यूट आपको 100% ट्राई करेगा पास कराने में. वेरी गुड, मुझे सबके आंसर आ चुके हैं. किरण इज राइट, रौनक इज राइट, प्रत्युष इज राइट, शीला इज राइट, ए के कुमार, प्रियंका, सब करेक्ट है. द डॉक्यूमेंट्स नेम इज ऑडिट रिपोर्ट. एब्सोल्युटली राइट. चलिए, अब मुझे बताना, कल मैंने कल तुम लोगों को एक वर्ड सिखाया था, बराबर है. आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, मैंने कल तुम लोगों को एक वर्ड सिखाया था. वो वर्ड का बेसिकली उस क्वालिटी का नाम क्या है. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आई एम बीइंग अनबायस्ड, आई एम बीइंग अनबायस्ड, लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर अनबायस्ड ये वर्ड है तो मतलब मेरे पास कौन सी क्वालिटी है बताइए. क्या वो क्वालिटी इंडिपेंडेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, या प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. ये चार में से कौन सी है. इंडिपेंडेंस, सेकंड पॉइंट मैंने आपको जो बोला ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड फोर्थ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. क्या लग रहा है अगर मैं बोलूं कि आई एम बेसिकली अनबायस्ड. जल्दी बताओ. हाय ज्योति आदित्य सिंह. ओके. ओके, सो याद रखना, एक दो बच्चों के आंसर्स गलत गए हैं. नेहा हैज गिवन द राइट आंसर गाइस. अनबायस्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे इट मींस ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, आई एम बीइंग ऑब्जेक्टिव मींस आई एम बीइंग अनबायस्ड. मैंने इंडिपेंडेंस के केस में आपको बताया था कि देयर योर ओपिनियन शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, दैट वाज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, यस, ए के कुमार इज राइट, प्रत्युष इज राइट, एंड प्रियंका, ऑल ऑफ यू गाइस आर राइट. सो तुम नोटिस करना, जो बच्चे ने जल्दी जल्दी में आंसर दे दिया, ठीक है, याद रखो यहाँ पे इट इज नॉट द गेम ऑफ बेसिकली बीइंग फास्ट. आपने टॉर्टोइज और टर्टल का गेम सुना है, तो प्लीज गो स्लोली, इट इज फाइन. बट समझ में आना चाहिए, आंसर सोच समझ के दीजिए. ठीक है, जल्दी जल्दी में कोई रेस नहीं है कि पहला आंसर देने के चक्कर में गलत ना हो जाओ. ठीक है, ओके. इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज. सो हमने अभी मैं तुम लोगों को मीनिंग ऑफ ऑडिट एक बार रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है, मीनिंग ऑफ ऑडिट का हमने डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. व्हाट वाज द मीनिंग. ठीक है, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है, इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है. किसकी. ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. याद है, ये हम लोग एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक ओपिनियन दे पाए. ओके, डन. चलो, इसके बाद सर हमने एडवांटेजेस देखे थे, कई सारे एडवांटेज याद है. बैंक, एक जो बैंक होती है, बैंक आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के वो समझ जाएगी आपका क्रेडिट वर्दीनेस. ठीक है, आपका पैसा देने की क्षमता है कि नहीं. आपका जो सप्लायर रहेगा वो आपको क्रेडिट पीरियड दे पाएगा. साथ साथ में हमने ये भी देखा था गाइज कि जहाँ पे जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इजी होता है फाइनेंशियल हेल्थ समझना.
एम्प्लॉयज के लिए अच्छा हो जाता है ये समझना कि जहाँ पे आज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में प्रॉफिट में है कि लॉस में, सो दैट दे विल डू द बोनस डिमांड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर होता है, उनके लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर सेटलिंग टैक्स लाइबिलिटी, फॉर गिविंग यू लाइसेंस, फॉर गिविंग यू सब्सिडी। ठीक है, ऐसे हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे थे। एंड लास्ट में हमने देखा था क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, आप में फर्मनेस होनी चाहिए, यू शुड इंश्योर दैट कि आप बेसिकली यू शुड हैव गुड टेम्पर, सॉरी। उसके बाद हमने देखा था बच्चों कि जहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे लॉस का नॉलेज होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टैक्सेशन का टैक्सेशन लॉस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे आपके जितने भी सीए इंटर के सब्जेक्ट्स है ना, वो सारे लिख देना, उन सबका ज्ञान आपको होना चाहिए। ओके, आई होप रिवाइज हो गया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि हर क्लास के पहले के 5-10 मिनट जो रहेंगे वो वाइवा में जाएंगे एंड रिवीजन में जाएंगे। ठीक है, सो हमेशा ऐसे ही करना है। अगर आप हर रोज रिवाइज करके आ रहे हो तो इन दैट केस आपको ये पहले 10 मिनट में भी प्रॉपरली एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो हेड नाउ, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सर, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आप बोलते हैं कि आज अब मैंने सुना है मेरे दोस्त से कि पूरा सी इंटर का सिलेबस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है आपने अब तक बताया नहीं है। ठीक है, उसका भी टाइम आएगा, डोंट वरी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, बट उसके लिए टाइम है। ठीक है, पहले आपको बेसिक्स थोड़े और क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं नाउ। चलो, आई होप यू गाइस आर रेडी। नाउ ओके, चलो बच्चों, और एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग आंसर करते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। क्या आप देख रहे हैं हम लोग? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो याद रखना, अभी के लिए फॉर नाउ हम लोग दो टाइप के ऑडिट्स देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में इनका अभी आई वांट यू गाइस टू बेसिकली टेक अवर नोटबुक। अपनी जो नोटबुक आप मेंटेन कर रहे हो, नोटबुक को लीजिए और मैं जो चार्ट बना रहा हूँ वो चार्ट बनाना। ठीक है, हेडिंग डालना बच्चों, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। उसमें दो टाइप लिखना बच्चों। पहला है स्टैच्यूटरी, दूसरा है वॉलेंटरी। बच्चों मैंने तुम्हें उस दिन बताया था द वर्ड स्टैट्यूट। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन दैट केस हमारी जो डिक्शनरी है बराबर ना, ऑडिट की डिक्शनरी, वो ऑडिट की डिक्शनरी में जाके ये वर्ड लिख दीजिए स्टैट्यूट। ठीक है, ये वर्ड भी कई बार आने वाला है, इस वर्ड स्टैट्यूट का नाम लिख दीजिए लॉ। ठीक है, स्टैट्यूट मीन्स लॉ, तो देयरफॉर स्टैट्यूटरी को मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, आज क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशंस आपको बोल रहे हैं इसीलिए आपको ऑडिट करवाना पड़ रहा है। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है ये क्या है बच्चों, इट इज कंपलसरी, बराबर ना। आज ये कंपलसरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वॉलेंट्री ये शब्द से आपको पता चल रहा है। ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी, आपकी मर्जी है, आपको करवाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो कराइए। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, ऐसा ऑप्शन भी होता है? हाँ, ऐसा ऑप्शन भी होता है सर। किसके लिए ऑप्शन होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई सारे जो लोग होते हैं वो एज अ सोल प्रोपराइटर एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? एज अ सोल प्रोपराइटर। ठीक है, सोल प्रोपराइटर्स का कोई ऐसे स्पेसिफिक अलग से एक्ट नहीं है, तो देयरफॉर सोल प्रोपराइटर्स को अपन के ऊपर डाल दिया है कि आपको अपने फाइनेंशियल का ऑडिट कराना है, कराइए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में भी ऐसे होता है। ठीक है, कि जहाँ पे बेसिकली इट इज द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मैंडेट ऑडिट ऑफ द कंपलसरी ऑडिट। अगर पार्टनरशिप फॉर्म चाहे तो अपने फाइनेंशियल का ऑडिट करवा सकती है। ठीक है सर, तो फिर कंपलसरी कैटेगरी में कौन कौन आता है? बहुत सारे लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, क्या बोला मैंने, अ कंपनी दैट इज गवर्न अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, आप लोग जानते हो
इंडिया में अभी एज ऑफ नाउ कंपनीज को गवर्न करने वाला कौन सा एक्ट है, जो हम लोग जैसे आप जानते हो लॉ के बैच में 1 जून से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि जहाँ पे हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी। सो ये बस एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑडिट। अभी एक सवाल, ये चार्ट बनाने के बाद एक सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए, दैट सर कि देखो आज ये अगर मेरे ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ रहा है, अगर मैं कंपनी हूं और हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ रहा है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हम लोग साला ये वॉलेंट्री ऑडिट क्यों कराएं? वाई शुड वी गेट फाइनेंशियल्स ऑडिटेड? हम लोग क्या करें? तो इसका ये लिख देना, रीजनिंग लिख देना, डन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों कल के क्लास में, ठीक है, सैटरडे को जो अपनी क्लास हुई थी, सैटरडे की क्लास में आप लोग जानते हो हमने देखे थे कई सारे एडवांटेजेस, बराबर ना, फाइनेंशियल्स को ऑडिट कराने के। तो आज इमेजिन कीजिए, पे अटेंशन, देखो सोल प्रोप्राइटर है, उसको अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस के लिए लोन चाहिए, और अगर ये लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जा रहे हैं बिना ऑडिट किए, तो इनको भी लोन मिलने में बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए जाहिर सी बात है, देखो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर एडवांटेजेस चाहिए तो आपको वॉलेंट्री ऑडिट कराना चाहिए, भले आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं है, भले कोई लॉ बोलता नहीं है, बट फिर भी इट इज मच बेटर। लेट मी नो इन द कमेंट्स, ये चार्ट पूरा समझ में आ गया? बताओ तो फिर हम लोग आगे बढ़े। क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड, लेट्स गो अहेड। हाँ, अब आई थिंक सो ये आंसर तुम्हारे लिए एकदम आसान हो गया होगा। यस 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 बेटा, हिंदू जॉइंट जॉइंट हिंदू फैमिली जो है, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, वो भी किधर आएगी बेटा? वॉलेंट्री में ही आएगी, ठीक है। देख लीजिए, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, द ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ऑडिट आर, कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, स्टैट्यूटरी है, कंपलसरी कराना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनीज बच्चों, बैंकिंग कंपनी जिनके ऊपर कौन अप्लाई होता है, कौन सा एक्ट? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली जो एंटिटीज होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत चलती हैं, उनको भी कवर कराना पड़ता है। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उनको भी स्टैट्यूटरीली कंपलसरी कराना पड़ता है। फिर कुछ ट्रस्ट होते हैं जो बेसिकली ट्रस्ट एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड है, उनको भी कराना पड़ेगा। कॉर्पोरेशंस सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जांपल एलआईसी। सर इसका क्या बात है, ये जी पॉइंट समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना बच्चों। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं, क्या बोला मैंने? जिनके लिए स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं। ओके, तो जब स्पेशल एक्ट आ जाता है ना, तो इन दैट केस आपको ऑडिट कराना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर ये देख रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसा है, इनका एक खुद का एलआईसी एक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए उनको क्या बुलाते हैं? कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो जो हमारे एक्ट पार्लियामेंट में पास हुए उनके तहत कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उनको बोलते हैं कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका एग्जाम्पल एलआईसी, ठीक है। एंड लास्ट, स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। अगर इनकम टैक्स एक्ट भी बोल रहा है किसी को ऑडिट कराने के लिए, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। वॉलेंट्री ऑडिट में देख रहे हो कौन कौन आएगा, मैंने जो आपको बताया, प्रोप्राइटरी एंटिटीज मतलब सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म एंड एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। इनके ऊपर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर कराना चाहे तो करा सकते हैं। हाँ आई बच्चों, स्क्रीन आई होप आप सब लोगों को दिख रही है प्रॉपरली? हाँ, दिख रही है, ओके। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो वन स्टेप अहेड। नाउ ये हमने आंसर समझ चुके हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, अभी ध्यान देना, ठीक है। ये सर ये जो चार्ट्स है हमें साथ साथ में बनाते रहने का, हाँ, जितने भी चार्ट्स हैं प्लीज साथ साथ में बनाते रहना।
मुझे लास्ट लेक्चर में जो बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, ठीक है, उनमें से मुझे 2-3 बच्चों ने मुझे पीडीएफ भेजी थी, ठीक है, जो आप नोट्स बना रहे हो, प्लीज इंश्योर करो आज की क्लास के बाद भी सब बच्चों जिन्होंने एनरोल कर लिया है मुझे पीडीएफ भेजना, ताकि मैं देख पाऊँ हाउ एग्जैक्टली इज योर नोटबुक, आप नोटबुक कैसे मेंटेन कर रहे हो मुझे पता होना चाहिए। ओके, तो प्लीज उसकी पीडीएफ मुझे भेज देना, ठीक है। आगे। हाँ बच्चों, अब देखना हमने जो मीनिंग ऑफ ऑडिट तो समझ लिया, बराबर ना। फिर बच्चों हमने ये भी समझा कि व्हाट गेट्स ऑडिटेड, ठीक है। किसका ऑडिट होता है बच्चों, किसका ऑडिट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, बराबर ना। ये भी हमने देख लिया था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, पे अटेंशन। यू हैव योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, you have your balance sheet, you have your cash flow statement, ठीक है, you have your statement of accounting policies, एंड लास्ट में बच्चों आते हैं तुम्हारे नोट्स। ये प्लीज चार्ट मेरे साथ बनाते रहना। सो देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमने पूरा देख लिया कि भाई आज मीनिंग ऑफ ऑडिट देख लिया, किसका ऑडिट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब क्या कि जो जो पॉलिसीज हमने बेसिकली अकाउंटिंग करते हुए इस्तेमाल की वो सारी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री के लिए हमने यूटिलाइज किया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एंड लास्ट में आते हैं नोट्स। साथ साथ में बच्चों हमने ये भी देखा हु कैन ऑडिट, ये भी देख लिया हमने, बराबर ना। हु कैन ऑडिट, ये इसका आंसर है, इट इज द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर ना। ये वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो बेसिकली आज ऑडिट कर सकता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में हमने ये भी देख लिया था क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर, याद है, ये भी हो गया क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर, बराबर ना। उसके बाद बच्चों हमने ये भी देख लिया ये जो ऑडिट होता है, इस ऑडिट के हमने दो टाइप्स भी देख लिए, बराबर ना। एक देख लिया स्टैट्यूटरी और दूसरा होता है वॉलेंटरी। तो सवाल उठता है अभी सर लास्ट क्या बच गया अभी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बच गई है, हाउ हाउ इज ऑडिट कंडक्टेड, हाउ इज ऑडिट कंडक्टेड। समझ में आ गया सबको, पे अटेंशन। हमने देखा किसका ऑडिट होता है, हमने देखा कौन ऑडिट करता है। अभी जो लास्ट चीज हमारी देखनी बाकी है इज दैट ऑडिट भैया ये होता कैसे है, हाउ एग्जैक्टली विल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेट ऑडिटेड। तो याद रखना बच्चों ऐसे केस में हाउ इज द ऑडिट कंडक्टेड, रिमेंबर एक ही आंसर, एक ही आंसर याद रखना। ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर कंडक्ट्स ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट issued by ICAI AASB, ठीक है। ये बस लिख दीजिए, आई नो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो बैठे हैं उनको शायद से समझ में नहीं आया होगा, बट मैं भी समझाऊंगा, ठीक है, बट पहले लिख लीजिए ऑडिट कैसे होता है। तो इन दैट केस आपका जवाब एक ही हमेशा आएगा कि भाई साहब हम ऑडिट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो किसने इशू किए हैं बच्चों, वो ऑडिट इंस्टीट्यूट ने इशू किया, हमारे जो माई बाप है इंस्टीट्यूट ने इन स्टैंडर्ड्स को इशू किया है, ठीक है। तो अभी देख रहे हो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टैंडर्ड्स की बातें आज अपने लेक्चर में चालू हो जाएंगी, एंड वो चालू हो गई हैं। बट पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या, स्टैंडर्ड्स को लाने वाले कौन है, स्टैंडर्ड्स क्यों आए, ये सारी चीजें। अब क्यों आए का आंसर तो मैंने आपको अभी दे दिया, ठीक है, कि बेसिकली इंस्टीट्यूट ने इनको बोला है कि भाई ऐसे आपको ऑडिटिंग करनी है, ठीक है। नाउ पहली बात तो मुझे बताओ, इज हैज एवरीबॉडी कॉपीड द चार्ट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, सबने ये चार्ट कॉपी कर लिया, बोलो बच्चों।
चलो वेरी गुड, आउट। आगे बढ़ते हैं, चलो सबने कॉपी कर लिया, वेरी गुड। नाउ पे केयरफुल अटेंशन। ओके, हाँ बच्चों, मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे, ग्लोबल ऑडिट्स, इंडिया लेवल ऑडिट। ठीक है, दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पे अटेंशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑडिट एंड अश्योरेंस ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। बोर्ड, बोर्ड नहीं, एक ही बोर्ड है वो, इंटरनेशनल ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। हाँ बच्चों, इंडिया लेवल पे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के जो ऑडिट्स होते हैं उसके लिए हमारे पास कौन है, हमारे माई बाप आईसीआई, बराबर ना बच्चों? आईसीआई के अंदर ना एक कमिटी है, उस कमिटी का नाम है, सेम नाम है बट सिर्फ इंटरनेशनल वर्ड हटा दो, ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको हम लोग बुलाते हैं IAASB, और जाहिर सी बात है इसको हम लोग बुलाते हैं AASB। क्लियर हुआ? देखिए, ग्लोबल लेवल पे जो ऑडिटिंग होती है, ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया लेवल ऑडिट जो होते हैं वहां का मेन करता धरता इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ने एक बेसिकली कमिटी बनाई है, बोर्ड बनाया है, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो जुगलबंदी क्या है? सबसे पहले ये वो बोर्ड्स हैं, ये वो कमिटी, मैं बोर्ड नहीं बुला रहा हूँ, मैं कमिटी बुला रहा हूँ, ये वो कमिटी है बच्चों जो बेसिकली क्या करती है, ये इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है बेसिकली रिव्यू एंड फॉर्मुलेट। इनका मेन काम क्या होता है? रिव्यू करना और फॉर्मुलेट करना। सर क्या बात करो, रिव्यू करने का मतलब क्या है? ये लोग क्या करेंगे बच्चों? रिव्यू करेंगे, किसको रिव्यू करेंगे ये लोग? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। किसको रिव्यू करेंगे? एग्जिस्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, कि आपको बेसिकली एक तरीका बताया गया ऑडिट करने का, उनको ये लोग घड़ी घड़ी रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू करेंगे ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस मतलब क्या, कि दुनिया भर में, क्या बोला मैंने, दुनिया भर में ऑडिट कैसे हो रहा है ये वो लोग रिव्यू करेंगे। एंड ये लोग फॉर्मुलेट क्या करेंगे बच्चों? ये फॉर्मुलेट करेंगे नए स्टैंडर्ड। ये लोग क्या फॉर्मुलेट करेंगे? नए स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देखो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे देख रहे हो ना हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस होती है, नए नए डिवाइसेस आते हैं। सिमिलरली जैसे जैसे आज दुनिया आगे बढ़ रही है, अकाउंटिंग आगे बढ़ रही है, वो अकाउंट्स को चेक करने के लिए नए नए तरीके चाहिए, नए नए स्टैंडर्ड्स चाहिए। तो ये नए नए स्टैंडर्ड जो है ना बच्चों, ये ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। ठीक है, सिमिलरली वो लोग नए गाइडेंस नोट लेके आएंगे, नए गाइडेंस नोट लेके आएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर इन गाइडेंस नोट में होता है। ठीक है, एंड बेसिकली एंड बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इनका मेजर काम क्या होता है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है इन अंडर द इंस्टीट्यूट दैट विल बेसिकली प्रिपेयर दी स्टैंडर्ड्स। बट सर आप एक चीज बता सकते हो कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स है गाइज, ये वर्ड आया क्यों? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये वर्ड आया क्यों? ध्यान से समझना, अभी पे अटेंशन। मुझे बताओ, जो मेरा क्लाइंट है ना, क्लाइंट बच्चों कहने से ही इज गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है? ही इज गोइंग टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है? ओके, जो ऑडिटर रहेगा, ही इज गोइंग टू चेक, या फिर आप बुला दो ऑडिट, बराबर है ना? इन दिस केस गाइस, जो ये लोग क्लाइंट है फाइनेंशियल एंड प्रिपेयर करने वाले, अब ना मैं इस पार्ट पे हूँ, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की। ठीक है, कहना है मेरा जो क्लाइंट है बच्चों, वो क्लाइंट अकाउंटिंग करने वाला है, बराबर ना? अकाउंटिंग,
अब मुझे तुम लोग कमेंट्स में लिख के बताना, क्या हर क्लाइंट अपने मन मर्जी की अकाउंटिंग कर सकता है कि सबको एक प्रॉपर तरीका बताना पड़ेगा अकाउंटिंग का? लेट मी नो इन द कमेंट्स वेदर इट विल बी मन मर्जियां चलेंगी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग चलेगी, ये बताओ। स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग चलेगी कि अपनी मन मर्जी चलेगी, ये बताइए। जो क्लाइंट है, मैं अभी इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लाइंट जब फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहा है, तो इन दैट केस जहाँ पे क्या हम अपनी मन मर्जी की अकाउंटिंग करेंगे कि सब लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग करेंगे? आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड, शीला इज राइट। शीला का आंसर एब्सोल्युटली राइट। जाहिर सी बात है बच्चों, क्या होने वाला है? वेरी गुड, यस। स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग होगी, बराबर ना? स्टैंडर्डाइज, सब लोग अपनी अपनी मन मर्जी नहीं लगा सकते, आपको प्रॉपर स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए बच्चों कहना है से, इसके लिए कहना है से दे हैव टू फॉलो, बराबर ना? दे हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उनको क्या फॉलो करना पड़ता है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इज दैट राइट? अब चलते हैं ये वाले बक्से पे, ध्यान सुनना। नाउ आई एम ऑन दिस बॉक्स। चलो, ये इतना तो क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल्स बन जो रहे हैं, फाइनेंशियल्स बन रहे हैं इन द वे स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग। सिमिलरली कहना इससे यहाँ पे भी बच्चों एकदम स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग होगी ना, स्टैंडर्डाइज ऑडिटिंग, बराबर ना? यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज ऑडिटिंग होगी। देयरफॉर इनको फॉलो करने पड़ेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फॉलो करने पड़ेंगे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? या आप उनको बुला दो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, एक ही बात है। पहली बात मुझे, यस, वेरी गुड ज्योतिरादित्य। हाँ बच्चों, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको समझ में आया ये वर्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट क्यों आया? ठीक है, द रीजन इज दैट ताकि हर सीए अपनी मन मर्जी के हिसाब से ऑडिट ना करे। हम चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट द्वारा बताया गया जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिटिंग का तरीका है, वो आप फॉलो कीजिए। एंड इसके लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? हेंस द वर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। Everybody in the chat box understood why the word auditing standard is used? ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बात तो एक ही है, देखो हाँ, तुम भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बुलाओ या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बुलाओ, बात एक ही है। समझा बच्चों? ओके, एंड यही वो स्टैंडर्ड्स हैं, यही वो स्टैंडर्ड्स है बच्चों जो कौन बनाता है इंडिया में? यही वो स्टैंडर्ड्स हैं जो बेसिकली आज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये चार्ट को भी कॉपी कर लिया क्या? हैज एवरीबडी कॉपीड दिस चार्ट? डन? चलो, वेरी गुड। नाउ चलो, एवरीबडी कम टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देख लो क्वेश्चन, देख लो बच्चों। क्वेश्चन है, भैया ये ए एस बी कौन है? ए एस बी कौन है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ए एस बी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों, व्हाट डू दे वांट टू अचीव, उनको क्या हासिल करना है? ठीक है, उनको क्या हासिल करना है, ये ए एस बी का बेसिकली क्या काम है, उनको क्या हासिल करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सारा पॉइंट सिखा दिया है ए एस बी के बारे में, बराबर ना? अभी अपने को सिर्फ रीडिंग करना बाकी है। ठीक है, अभी केयरफुली सुनना। देखो बच्चों, द आईसीआई, बराबर ना, अपना जो माई बाप है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था किसको बच्चों? ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी को इन 1982।
सर ये शब्द तो आपने सिखाया नहीं। ये बच्चों क्या है, अपने एएसबी का पुराना नाम है। ठीक है, कुछ नया नहीं है, अपने एएसबी का पुराना नाम है। The main function of the committee is to review the existing auditing practices in India. मैंने आपको बताया कि भाई आज किस तरह से ऑडिट चल रहा है उसके बेसिकली एक परख रखना, उसको समझना, ये काम इस कमेटी का है। देखिए जुलाई 2002 में इनका नामकरण हुआ था। ठीक है, जुलाई 2002 में क्या हुआ था बच्चों, नेम चेंज। याद रखना, नेम चेंज। ठीक है सर, क्या एग्जाम में आने वाला है? नहीं, ये इतनी छोटी मोटी चीजें एग्जाम में नहीं आने वाली। ठीक है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें बोला, जो बोर्ड था उसको पहले कमेटी बुलाया करते थे। ठीक है, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान सुनना, अभी किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं देख लो। मैंने लिखते वक्त भी ना तुम्हारे लिए आसान करके लिखा है, देख रहे हो। परखना, बनाना, परखना, बनाना, परखना, फिर बनाना। समझ रहे हो? सो व्हाट इज इट, टू रिव्यू। पहले देखना क्या हाल चाल है, फिर नई चीज बनाना। देखना क्या हाल चाल है, नई चीज बनाना। देखना क्या हाल चाल है, नई चीज बनाना। ठीक है, तो याद रखना, आंसर इस फॉर्मेट में, टू रिव्यू टू फॉर्मुलेट, टू रिव्यू टू फॉर्मुलेट। तो रिव्यू क्या करना बच्चों, आज के टाइम के एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं उनको देखना पड़ेगा ना। आज के स्टैंडर्ड्स कहीं ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो गए, आज के स्टैंडर्ड्स पुराने तो नहीं हो गए, उनको चेक करना पड़ेगा। फॉर्मुलेट क्या करना पड़ेगा, नए स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो अपना इंस्टीट्यूट और वो जो अपना इंस्टीट्यूट इशू करेगा, ऐसे इशू करेगा ना स्टैंडर्ड्स। फिर देख रहे हो, रिव्यू का करना है एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट क्या होता है बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा पता है जीवन में, जिसका नाम है एफएक्यू। सुना है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सुना है ना। तो बच्चों क्या करूं बेटा, ऊपर करो थोड़ा सर, ये किस में, एक मिनट। हाँ बेटा, स्क्रीन दिख रही है अभी रौनक? स्क्रीन दिख रही, थोड़ा जूम करूँ क्या? इज इट प्रॉपर नाउ? हाँ बेटा, प्रॉपर है ना अभी? चलो, ओके। हाँ बच्चों, मैं बोल रहा था कि गाइडेंस नोट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक एफएक्यू डॉक्यूमेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट, टू असेस देयर रेलेवेंस इन द चेंज सर्कम, मतलब क्या, कि पहले जो गाइडेंस नोट बनाए हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प करेंगे ऑडिट करने में, क्या वो अभी भी वैलिड है कि नहीं है। एंड जाहिर सी बात है, नए गाइडेंस नोट बनाना, उनका एक काम है चेक करना कि एग्जिस्टिंग इमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में ऑडिटिंग क्या कैसे, दुनिया भर में ऑडिटिंग कैसे बेसिकली इवॉल्व हो रही है, ये समझना। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे ये लोग इंडिया वालों के लिए क्या बनाएंगे देख रहे हो, क्लैरिफिकेशन लाके आएंगे। ये लोग टेक्निकल गाइडेंस लाएंगे, प्रैक्टिस मैनुअल लाएंगे, स्टडीज लाएंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लोग इंडिया वालों के लिए बनाएंगे। समझ में आया? हाँ बच्चों, बोलो। वो चार्ट के बाद क्या है, आंसर इजी हो गया। वो चार्ट पे जाके ना क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना, जो हाँ तुम चार्ट बना रहे हो ना। हाँ बच्चों, ये जो चार्ट बनाया था ना, यहाँ पे जाकर क्वेश्चन नंबर 3 लिख देना। अच्छा, ये वाला चार्ट देखना था बेटा, ये वाला चार्ट ले लो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। डन। ये वाला भी चाहिए तो ले लो। हाँ प्लीज ट्राई कीजिए कि जहाँ पे स्क्रीनशॉट से बेटर है कि जहाँ पे जो चार्ट बुक तुम बना रहे हो उसको बनाते रहो। ठीक है, वो बाद में रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ओके। चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दो टू थ्री पॉइंट्स। ठीक है,
दो तीन पॉइंट्स अभी हम बच्चों में समझने हैं। आई एम ऑन पेज नंबर 8। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ। ठीक है ना। बच्चों ध्यान सुनना, ये जो पॉइंट्स है मैंने तुम लोगों को पहले ही क्लियर करवा दिए हैं। जो पॉइंट्स अभी हम लोग पढ़ने वाले ना, ये पॉइंट्स पहले ही मैंने तुम लोगों को क्लियर कर दिए थे। देखो, ऑडिट जो है ना, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑडिट है ना वो इन सिद्धांतों पे खड़ा है। ठीक है, पहला पॉइंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट माने कौन होता है बच्चों? मैनेजमेंट माने क्लाइंट। ठीक है, तो एक काम कीजिए, हाँ तो एक काम कीजिए, आपकी जो ऑडिट की डिक्शनरी है, ऑडिट की डिक्शनरी जाके ये चीजें लिख दीजिए। क्या क्या लिखना है बच्चों, ध्यान सुनना। लिखना, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। ठीक है, ऑडिट की डिक्शनरी में हेडिंग डालना क्लाइंट, क्लाइंट ऐसा हेडिंग डालो। क्लाइंट में पहला पॉइंट लिखना दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यहाँ पे लिख देना इज इक्वल टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एक्सेट्रा। ओके, दूसरा लिखना दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस क्लाइंट टीम। ठीक है बच्चों, ये अपनी ऑडिट डिक्शनरी में जाके लिखना। सर ये हम लोग ऑडिट डिक्शनरी में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये शब्द ना पूरे थ्रू आउट ऑल अक्रॉस ऑडिट में आने वाले हैं। ठीक है, पहला वो शब्द कौन सा आने वाला है बच्चों? दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इसका क्या मतलब है कि जिन गवर्नेंस का क्या मतलब? गवर्नेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। क्या बोला मैंने? गवर्नेंस मीन्स क्या? टू कीप अ चेक। क्या बोला मैंने? टू कीप अ चेक। टू कीप अ चेक, वो ये वाला चेक नहीं है जो अपन लेन देन में देते हैं, वो वाला चेक नहीं, मतलब निगरानी रखना। तुम्हें हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हो निगरानी रखना, निगरानी रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं गवर्नेंस। तो ध्यान सुनना, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस मतलब क्या? जिनको ये निगरानी रखने का जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, क्या बोला मैंने हिंदी में? दोज चार्ज गवर्नेंस का मतलब क्या है? जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनको कौन कौन लोग होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, जो एकदम टॉप लेवल के लोग हैं कंपनी के, उनको बोलते हैं। एंड दूसरा शब्द आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या आता है? बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर क्लाइंट के जो टीम मेंबर्स हैं वो। ठीक है, तो मुझे तुम कमेंट्स में लिख के बताना बच्चों, हमेशा हमेशा हमारी जो डिस्कशन होगी, डिस्कशन पे अटेंशन ना, हमारी ज्यादा डिस्कशन जो होगी, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट के हाथ होगी। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बाद हम लोग केवल केवल इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करने जाएंगे, याद रखना। ठीक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वालों के बाद हम लोग सारा हर रोज थोड़ी बात करते रहेंगे भाई, वो लोग बिजी लोग हैं। ठीक है, अपन लोग हर रोज बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैनेजमेंट का तो हमारा बातचीत हमेशा होते रहेगा। ठीक है, आई होप इसको लिख दिया है तुम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई क्लाइंट की जिम्मेदारी है, क्लाइंट प्लेस पे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग बनाएंगे, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने वाले। सर ऐसा क्यों? आप फाइनेंशियल क्यों नहीं बनाओगे? बिकॉज आज मुझे बताओ ना, क्या मतलब ही क्या बनेगा फिर? देख लीजिए, जो क्लाइंट है, क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा और अपन उसको चेक करेंगे, बराबर ना? चार्टर्ड अकाउंट उसको चेक करेगा। ठीक है, आज मुझे बताओ, आज मैंने अगर मेरे क्लाइंट की ये फाइनेंशियल्स को बनाने में हेल्प कर दी, प्रिपरेशन में मैंने ही करके दे दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट जो पहले आंसर शीट लिख रहा था, बराबर आंसर शीट ये लिख रहा है, ठीक है, इसको चेक करने का काम किसका है? टीचर का है, बराबर ना? आज मुझे बताओ, ये टीचर ही स्टूडेंट के साथ मिलकर आंसर शीट लिख रही है, तो इन दैट केस क्या चेकिंग होगी भाई? तो क्या हमारे आंसर ही खुद के आंसर चेक करे क्या? तो याद रखना, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज जो हमारी टीचर है, टीचर चेक का काम कर, चेकिंग का काम करी, स्टूडेंट का काम है पेपर लिखना। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंट का काम होता है चेक करना, और क्लाइंट का काम होता है वो फाइनेंशियल्स को बनाना।
बच्चों ये हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट का सिद्धांत है, प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ना कई बच्चों को बेसिकली डाइजेस्ट करने में ना बहुत दिक्कत आती है कि सर क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो याद रखना, ये क्या फंडा बोल रहा हूँ बच्चों तुम लोगों को, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। सर क्या बात कर रहे हो, आपने बोला था कि भाई जहाँ पे ऑडिटर जब जाएगा वहां पे तो इन दैट केस उसको देखना है ना कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। तो ध्यान से सुनना, मैं वहां पे जा रहा हूँ चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल्स कैसे बने हैं। एज एन ऑडिटर याद रखना ये पॉइंट, आप वहां पे कभी भी, आप डे वन से कभी भी वहां पे ये इंटेंशन के साथ नहीं जा रहे हो कि मुझे वहां पे जाके फ्रॉड ढूंढना है। क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू द क्लाइंट्स प्लेस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइंडिंग फ्रॉड। वो काम होता है फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर का। इन्वेस्टिगेशन अलग होता है, ऑडिटिंग अलग होता है। इनफैक्ट हमारे पास ये आंसर भी है जो भी मैं नेक्स्ट वही कराने वाला हूँ। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट अलग अलग होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले आते हैं, स्पेशल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, हम केवल क्या करने वाले भाई साहब, हम वो तुम्हारे ऑफिस आएंगे, तुम्हारे फाइनेंशियल देखेंगे, जर्नल एंट्री देखेंगे, देखेंगे उनमें कोई गलतियां होंगी तो, अगर गलतियां होंगी तो तुम्हें बेसिकली सुधारने का एक मौका देंगे। अगर तुम सुधार दोगे तो अच्छा है, नहीं सुधारोगे तो हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे कि फाइनेंशियल अच्छे से बने नहीं है। ठीक है, मैं वहां पे स्पेशली फ्रॉड ढूंढने नहीं आता हूँ। प्लीज ये पॉइंट क्लियर रख देना तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, देख रहे हो क्या, ऑडिटर की जो ड्यूटी है बच्चों, ऑडिटर की जो केवल केवल ड्यूटी है इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। इसीलिए मैं ये दो पॉइंट अभी पढ़ाऊंगा, 2 मिनट दो मुझे, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे, बट पहले ये पॉइंट्स खत्म कर लेते हैं। देयरफॉर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, दिख रहा है, इज टू फॉर्म, मतलब दिमाग में एक ओपिनियन बनाना है एंड उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है वाया एन ऑडिट रिपोर्ट, कि वेदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड पीएनएल। मतलब स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट, बराबर ना। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो बैलेंस शीट पीएनएल कैसी बनी है इसकी विशेष टिप्पणी मैं दूंगा, ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन, समझ में आया ये वाला पार्ट, तो मैं आगे बढ़ूँ तो हम लोग आगे और बढ़ सकते हैं। बताइए, मैं देख रहा हूँ अभी तक जो जितने बच्चे भी लाइव है उन्होंने किसी ने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना आप वीडियो को लाइक करोगे और वीडियो के ऊपर कमेंट्स करोगे, ठीक है, उतना क्या होने वाला है, ये यूट्यूब ये वीडियो को और बच्चों तक पहुंचाएगा। ठीक है, यूट्यूब ऐसे ही चलता है, जहाँ ज्यादा कमेंट्स ज्यादा लाइक्स होते हैं तो इन दैट केस वो वीडियो ज्यादा बच्चों तक पहुंचती है। ठीक है, सो प्लीज इंश्योर करना दैट यू लाइक द वीडियो इफ यू आर genuinely enjoying the class and understanding. साइमा, शीला, ज्योतिरादित्य, AK कुमार, नेहा, प्रत्युष, किरण, साइमा, समझ में आया बच्चों। ओके, प्लीज कीप ऑन चैट, चैट पे ना हमेशा रिप्लाईज करते रहो। ठीक है, जिससे कि क्या है, मेरे को समझ में आता है कि आपको समझा कि नहीं समझा। ठीक है, तो प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग ऑन द चैट बॉक्स। चलो, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सर तो फिर फ्रॉड के बारे में करना क्या है, क्या हमें ढूंढना है फ्रॉड, आप जो बोल रहे हो नहीं ढूंढना है फ्रॉड, बिल्कुल नहीं। याद रखना आपको फ्रॉड ढूंढना नहीं है, प्लीज। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप ऑडिट करते वक्त, क्या बोला मैंने, आपने ऑडिट करते वक्त आपको अगर कोई फ्रॉड दिख जाए तो उसके बारे में आपको आपके क्लाइंट को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑडिटिंग कर रहा था, ऑडिटिंग करते वक्त मुझे मालूम पड़ा कि ये जो अकाउंटेंट है ना शाना, ये अकाउंटेंट क्या कर रहा है, बेसिकली कुछ तो अकाउंटिंग एंट्रीज मैनिपुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है पता है, जो अकाउंटेंट है ये दिखा रहा है कि कंपनी ने माल खरीदा और कंपनी पेमेंट कर रही है। ठीक है, और वो पेमेंट पता नहीं कहाँ जा रही है। तो ऐसी चीजें आपको ऑडिट कर, आप गए नहीं थे ये ढूंढने के लिए, लेकिन आपको ऑडिट करते हुए चीज दिख गई। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है क्लियर कट फ्रॉड का फंडा है।
तो इसके बारे में आपको आपके क्लाइंट को चेतावनी देनी है कि देखो भाई साहब, मेरे को ये मिल गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। यही आपकी जिम्मेदारी है और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। देख रहे हो, पे अटेंशन ना, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, ठीक है, इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट, दैट टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट करने के दौरान, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट करते करते अगर आपको दिख जाए, ऑडिट करते करते अगर आपको दिख जाए कि भाई हाँ, यहाँ पे कोई तो फ्रॉड हुआ है, तो इन दैट केस आप जाके आपके क्लाइंट को इत्तला कर दीजिए। इसलिए देख रहे हो इसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और डिराइव्ड और इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव बुलाते हैं। ये हमारा मेन पर्पज नहीं है, हमारा मेन पर्पज ये है कि हमें बेसिकली क्या देना है बच्चों, हमें हमारा ओपिनियन देना है। ठीक है, नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। ये सर ये कोई अलग आंसर है क्या? नहीं, ये कोई अलग आंसर नहीं बच्चों। ये क्या है, ये सिर्फ थोड़े बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको समझने पड़ेंगे ऑडिटिंग के। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं समझे ना, तो हम ऑडिट की वो बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ऑडिटर कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड डन बाय मैनेजमेंट इफ ऑडिटर वाज नॉट नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। ठीक है, तो इन दैट केस आपके जो ऑडिट की डिक्शनरी है, ऑडिट डिक्शनरी आके लिख दीजिए नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंट का मतलब होता है बच्चों केयरलेस। क्या होता है? केयरलेस। और नॉट फॉलोइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, नॉट फॉलोइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय ICAI स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। समझे? सो बच्चों, कहने से गैर जिम्मेदाराना, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? केयरलेस, बराबर ना। इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड आपको कुछ बोल रहा है, आप ABC करो और आप सीधा D कर रहे हो, गलत है। ठीक है, यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इंस्टीट्यूट, इसको बुलाते हैं नेग्लिजेंट। लिख दिया सबने ऑडिट? हम्म, लिख दिया सबने बेसिकली मीनिंग। चलो, हाँ, ऑडिटर कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड डन बाय मैनेजमेंट, पे अटेंशन ना, इफ ऑडिटर वाज नॉट नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। मतलब कहना इसे, अगर ऑडिटर ने इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए सारे के सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीजें कंप्लाई पूरी तरह से फुलफिल की है, तो इन दैट केस क्लाइंट कभी भी ऑडिटर के ऊपर दोष नहीं डाल सकता है कि ऑडिटर भैया आपने फ्रॉड किया, नहीं। लेकिन देखिए, हाउएवर इफ इट इज प्रूव्ड दैट द ऑडिटर वाज नेग्लिजेंट, मतलब क्या, कि ऑडिटर गैर जिम्मेदार ना था, तो ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड। जाहिर सी बात है, अगर हमने बेसिकली हमारा काम बराबर से नहीं किया, तो हमारे ऊपर भी उंगलियां उठ सकती हैं कि आप भी फ्रॉड में भागीदार थे, यू आर ऑल्सो अ पार्टी टू द फ्रॉड। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। ठीक है, मतलब क्या, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग मतलब क्या, वो सिर्फ चेक करने आया है, वो तुम्हारे जान के पीछे नहीं पड़ा है, वो तुम्हें तुम्हारे फाइनेंशियल्स को चेक करने आया है, वो तुम्हारे जान के पीछे नहीं पड़ा है। दैट इज ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड। कौन सा माइंड? क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब आपको हमेशा सोचते रहना है, क्वेश्चन पूछने, सवाल पूछने, बट आपको शक नहीं करना है, एंड नॉट अ सस्पिशियस माइंड। ये सारे पॉइंट्स करेक्ट इनकरेक्ट में आते हैं, याद रखना। ठीक है, आप देखो, जो पुलिस वाला होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है गाइस, वो शक की नजर से देखता है, बराबर ना, ये भी चोर, ये भी चोर, वो भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर। लेकिन आप आपके क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं आ सकते, अरे तुम तो दिखता ही चोर है, ऐसा नहीं कर सकते तुम, समझे ना। ये करोगे तो इन द केस क्लाइंट कान के नीचे बजा के तुम्हें निकाल देगा। ठीक है, तो इन द केस यार तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार, ऐसे केस में थोड़ी तुम्हारी रिस्पेक्ट, खुद थोड़ी तुम्हारी भी रिस्पेक्ट है, सामने वाले की भी रिस्पेक्ट है। तो इन दैट केस यहाँ पे ऑडिट करने जाएंगे ना, तो आप ऐसे नहीं आ सकते, यार मैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे दाल में कुछ काला है, यहाँ पे तो कंफर्म अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ तो लोग झोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचने का। समझे? यू क्या, यू शुड नॉट गो विद अ सस्पिशियस माइंड। ठीक है, शक की निगाहों से देखना नहीं है। ठीक है, हाँ, सिर्फ ये क्वेश्चनिंग माइंड क्या होता है, देखो ना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे किसी हर चीज पे सवाल पूछते रहते हैं, वैसा आप चलो चेक करेगा, चल कर रहे हो तो चलेगा, मतलब क्या, कह रहे ये इनवॉइस किसका है, ये अकाउंटिंग एंट्री किसने पास की, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये कंट्रोल तुमने कैसा रखा है, ये सवाल जवाब करते रहो, वो चलेगा, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं चाहिए कि जहाँ पे बेसिकली तुम यार बेसिकली शक की नजरों से देख रहे हो। देखो,
ऑडिटर जो है ना वो एक्सेप्ट करेगा रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट को जेन्युइन अनलेस ही फाइंड्स एविडेंस व्हिच क्रिएट्स अ डाउट ओवर द रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस। मतलब अगर जब आप ये डॉक्यूमेंट देखोगे, डॉक्यूमेंट देखने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ भाई ये बराबर इनवॉइस है, ठीक है, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि जहाँ पे बेसिकली अरे ये तो फेक इनवॉइस है, पता चल रहा है, तो क्लियर हो गया ना कि भाई फ्रॉड है अगर फेक इनवॉइस है तो। ठीक है, ऐसे अगर फेक इनवॉइस दिख रहे हैं तो आप क्लाइंट को बता दो कि देखो भाई हमें फेक इनवॉइस मिल रहा है, ठीक है, वरना आप जैसा इनवॉइस है उसको एक्सेप्ट कर लो अगर आपको ठीक लग रहा है तो। बच्चों से ये सारे पॉइंट समझ में आए? आर ऑल दीज पॉइंट्स क्लियर टू एवरीबॉडी जो मैंने मार्क किए यहाँ पे? बताओ, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ ना, आई एम गोइंग टू बी आस्किंग क्वेश्चंस। 1 घंटा हो चुका है हमारे क्लास को, ठीक है, 8 बज रहे हैं, अभी सवाल जवाब का समय शुरू होता है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला, सबसे पहला सवाल, इंस्टीट्यूट के अंदर एक बोर्ड है, ठीक है, जो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाता है, उस बोर्ड का नाम क्या है? पहले वो एक कमिटी थी, अभी वो बोर्ड हो गया है। आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ दैट बोर्ड। कमेंट्स में लिख के बताइए जल्दी। ओके, जो लोग बच्चों फोन पे टाइम पास कर रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम, ठीक है, जल्दी। जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, क्या लग रहा है? इंस्टीट्यूट के तहत एक बोर्ड है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, उस बोर्ड का नाम क्या है? वेरी गुड, नेहा इज राइट, नेहा इज राइट। तुम लोग जो है शॉर्टकट मारने के ट्राई कर रहे हो ना, ठीक है, फुल फॉर्म कोई लिख देता, मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चों से, तो मेरे को लगा कोई पूरा नाम लिखेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मुझे बताओ, ऑडिटर जब क्लाइंट प्लेस पे जाता है तो इन दैट केस क्या वो स्पेशली फ्रॉड ढूंढने जा रहा है क्या? बताओ, क्या ऑडिटर स्पेशली फ्रॉड ढूंढने जा रहा है? वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट। ऑडिटर स्पेशली फ्रॉड ढूंढने नहीं जा रहा है, बराबर ना? वेरी गुड, ऑडिटर स्पेशली फ्रॉड ढूंढने नहीं जा रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, सबका आंसर राइट है, ठीक है। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, मुझे बताओ, ऑडिटर कंडक्ट्स ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड और अ सस्पिशियस माइंड? जल्दी बताइए। ऑडिटर कंडक्ट्स ऑडिट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड और अ सस्पिशियस माइंड? वेरी गुड, क्वेश्चनिंग माइंड, परफेक्ट, वेरी गुड, क्वेश्चनिंग माइंड, परफेक्ट। अगला सवाल, अगला सवाल ना ध्यान से सुनना, मुझे बताना। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, बराबर ना, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये किसकी जिम्मेदारी है? कमेंट्स में लिखिए, क्या ये क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? वेरी गुड शीला, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, मुझे बताइए, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, बराबर ना, टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी में कौन कौन आता है, ये बताइए।
टीसीडब्ल्यूजी में कौन कौन आता है, मुझे इस टीसीडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म भी चाहिए और इसके अंदर कौन कौन आता है वो भी चाहिए। फुल फॉर्म भी लिखना और इसके अंदर कौन कौन आता है वो भी लिखना। वेरी गुड प्रत्युष, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। वेरी गुड रौनक, वेरी गुड। चलो परफेक्ट। हाँ, नेहा बेटा दोस्त चार्ज नहीं चार्ज। नेहा बेटा चार्ज वर्ड है, चार्ज, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है, चार्ज। ओके। चलो लेट्स गो एड नाउ, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड रौनक, एब्सोल्युटली राइट। चलो अगला सवाल। नाउ अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर आई ऑडिट सिलेबस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताना, ध्यान सुनना, आप लोग मुझे बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बराबर ना? आप और मैं जानते हैं ये क्या है बच्चों, लिस्टेड कंपनी है। कौन है बच्चों, लिस्टेड। सर लिस्टेड का क्या मतलब होता है, लिस्टेड कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बराबर ना? शेयर मार्केट में बच्चों ये कंपनी लिस्ट हो गई है। ठीक है सर, ये लिस्टिंग क्या होता है, कैसे क्या होता है ये सब लिस्टिंग, ये सारा कच्चा चिट्टा हम लोग लॉ में पढ़ने वाले, डोंट वरी। ठीक है, एकदम डीपेस्ट डीप लेवल से स्टार्ट करेंगे, नंबर जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब हम लोग देखेंगे कि लिस्ट करने का तरीका क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, सब कंपनी क्या होती है, सब समझने वाले हम लोग लॉ में। टेंशन मत लो। अभी के लिए समझो कि अपना जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के ऊपर ये रिलायंस इंडस्ट्री लिस्टेड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इट इज अ वेरी वेरी बिग क्लाइंट, बराबर ना? इट इज अ वेरी वेरी बिग कंपनी, आप जानते हो। ओके, और इतनी बड़ी कंपनी होगी तो कहना है इसे बच्चों, रिलायंस विल बेसिकली अंडरटेक लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन, बराबर ना? लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेली, है कि नहीं? इनके डेली के लाखों ट्रांजैक्शन होंगे। मतलब कहना है इसे फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, क्या बोला मैंने, एंटायर फाइनेंशियल ईयर इनके करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगे, बराबर ना? करोर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इनके होंगे, बराबर है, जाहिर सी बात है। क्योंकि आज जब दिन में लाखों ट्रांजैक्शन हो रही है तो साल भर में तो करोड़ों ट्रांजैक्शन होंगी इनकी। ठीक है, और मुझे बताओ, जाहिर सी बात है, आज ये जो ट्रांजैक्शन रहेंगे, ये ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट रहेगा, बराबर ना? इफेक्ट, इफेक्ट जो रहेगा बच्चों, कहना है इसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आज रिलायंस ने कुछ खरीद लिया, वो परचेज में दिखेगा। रिलायंस ने किसी को सैलरी पे की, वो सैलरी में दिखेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बराबर ना, पैसे का लेन देन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस का लेन देन हो रहा है, वो सब फाइनेंशियल में दिखेगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जो हमारा आज ऑडिटर है बच्चों, ऑडिटर, ऑडिटर के पास कहना है से ही हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास, बेचारे के पास एक लिमिटेड टाइम है, बराबर ना? ठीक है, लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है बच्चों, कि जहां पे बेसिकली आज वो जीवन भर एक साल का ऑडिट नहीं कर सकता है, बराबर ना? एक टाइम के पहले खत्म करना पड़ता है ऑडिट। ठीक है, तो एक लिमिटेड टाइम है। प्लस कैन आई से द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या बोला मैंने, ये कॉपी करना मेरे साथ, क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस इज ह्यूज।
बराबर ना, इतने सारे ट्रांजैक्शंस प्लस टाइम भी कम है। तो इसके लिए बच्चे बताओ बच्चों, कैन आई से ऑडिटर को एक टेक्निक लगानी पड़ेगी जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक। क्या बुलाएंगे इसको? सैम्पलिंग बुलाएंगे या टेस्ट चेक बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे? टेस्ट चेक। ठीक है, याद रखना, सैम्पलिंग टेक्निक या फिर टेस्ट चेक टेक्निक बुलाते हैं। ठीक है, ये हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है बेसिकली चेकिंग फ्यू ट्रांजैक्शंस। क्या बोला मैंने? सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सैंपल ट्रांजैक्शन उठाएंगे, उनको चेक करेंगे। सारे चेक करने के हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भैया। आर यू क्लियर? ये मुझे बताओ, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं, बताइए। जो क्लाइंट्स रहेंगे ऐसे केस में टाइम की कमी रहेगी। ओके, ये केस में क्वांटम ऑफ ट्रांस बहुत रहेगा। कैन आई से दिस इज अ जेन्युइन इशू, बराबर ना? जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए हमें झक मार के क्या करना पड़ता है? सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट करनी पड़ती है। इज दैट राइट? बताओ। क्लियर हो गया ये वाला फंडा? बराबर। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है ना यार। मुझे बताना बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसे केस में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज करते हैं जहाँ पे एक ऐसी चीज जो बाय डिफॉल्ट ही है। बाय डिफॉल्ट क्या बोला मैंने? ये प्रॉब्लम तो बाय डिफॉल्ट है और ये रहेगी, बराबर ना? बाय डिफॉल्ट वर्ड सुना है? जब तुम बेसिकली कोई मोबाइल फोन लेते हो बच्चों, मोबाइल फोन में पता है कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। ठीक है, जो सेटिंग रहेगी वैसे केस में आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, तो ये इसको है ना, और एक हम लोग शब्द बुलाते हैं दैट इज इनहेरेंट। तो तुम्हारी जो ऑडिट की डिक्शनरी है ना, तो उसमें जाके ये शब्द लिख देना इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट। तो दो शब्द लिखना एक्चुअली तुम लोग, तुम्हारी डिक्शनरी में, ऑडिट की डिक्शनरी में पहला शब्द लिखना इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है बच्चों बाय डिफॉल्ट, कि ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखना है हिंदी में? ये तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, कभी नहीं जाएगा। क्या लिखना है? ये तो रहेगा ही रहेगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब नीचे लिखना इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या लिखना है? इनहेरेंट लिमिटेशंस, बराबर ना? लिखना बाय डिफॉल्ट इश्यूज। बाय डिफॉल्ट इश्यूज है बच्चों, ये तो रहेंगी रहेंगी, इनका कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है, अगला पॉइंट लिख दिया सबने, डिक्शनरी में लिख दिया, एवरीबॉडी कॉपीड? ठीक है, इनहेरेंट, ये प्लीज ये इनहेरेंट ये डिक्शनरी बहुत है काम आने वाली आपकी। आपको ही नहीं मालूम आपके कितने आंसर्स इजी हो जाएंगे जब ये आप डिक्शनरी देखोगे तब। ओके ना, अब मुझे बताना ध्यान से पे अटेंशन ना, केयरफुली। जो हमने ये अभी देखा, पे अटेंशन बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ऑडिटर जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एंड प्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। अपन क्या कर रहे हैं बच्चों? चेक कर रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन सैम्पलिंग बेसिस। कौन से बेस पे? चेकिंग ऑन सैम्पलिंग बेसिस, बराबर ना? नॉट, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नॉट चेकिंग ऑल ट्रांजैक्शंस। समझ में आया बच्चों? हम लोग सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं। ऐसे केस में अभी ध्यान से सुनना, ऐसे केस में मुझे बताना, मैं जो ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट जो मैं दूंगा, उस ऑडिट रिपोर्ट में मैं देने वाला हूं, जाहिर सी बात है, मेरा ओपिनियन, बराबर ना? नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी। ओके, मैं दूंगा मेरा ओपिनियन, बराबर ना? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने, ये इसकी मैं विशेष टिप्पणी दूंगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें दो शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, ये जो ओपिनियन होगा बच्चों, ये ओपिनियन जो है, क्या ये 100% मैं गारंटी देकर ऐसे बोलूंगा? क्या गारंटी?
या मैं रीजनेबली बोलूंगा, रीजनेबली? बताइए, बताओ मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मेरे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्लाइंट के, फॉर एग्जाम्पल ले लो, ये बुक दिख रही है, ये है क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने मुझे दिए। मैंने सबसे पहली बात सारी जर्नल एंट्रीज तो चेक नहीं की, मैंने कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज चेक की थी। तब जब मैं फ्यू जर्नल एंट्रीज चेक कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मुझे बताओ इसके फाइनेंशियल्स की जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा ना, रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल्स कैसे बनाए हैं, ये मुझे बताना। ये क्या मैं 100, मेरी जो रिपोर्ट रहेगी, क्या मैं ऐसा बोल दूं माई रिपोर्ट इज 100% करेक्ट, ऐसा बोलूं, कि मैं बोलूं रीजनेबली करेक्ट है, मैंने जितना चेक किया उतने से मेरे को जो मालूम पड़ा उतना? बताओ कमेंट्स में आपको क्या लग रहा है। 100% गारंटी इज द वर्ड, कि रीजनेबली चेकिंग वो दैट इज द वर्ड? क्या लग रहा है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, द वर्ड इज व्हाट, रीजनेबली, बराबर ना? तो इसको ही थोड़ा और बेटर करते हैं, इसको थोड़ा बेटर करते हैं, ध्यान सुनना। यस, पे अटेंशन, इसको थोड़ा बेटर करते हैं। देखिए बच्चों, 100% गारंटी ना, इसको बुलाया जाता है समथिंग नोन एज एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या बुलाया जाता है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मतलब भैया मेरी गारंटी है, मेरा मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा हूँ कि यहाँ मैं जो ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहा हूँ ना, वो 100% करेक्ट है। ठीक है, एंड दूसरा आता है बच्चों, सेकंड आता है अपना बेसिकली ओके ओके वाला, बराबर ना? मीडियम मीडियम लेवल का अश्योरेंस। ठीक है, दूसरे वाले को बुलाते हैं हम लोग बच्चों रीजनेबल अश्योरेंस। क्या बुलाते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, मींस मॉडरेट लेवल। क्या बोला मैंने? मॉडरेट लेवल। ठीक है, मैं 100% गारंटी से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट बराबर है, मेरी ऑडिट रिपोर्ट में भी गलतियां हो सकती हैं, उसको बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, और याद रखना एज एन ऑडिटर, आपको हमेशा आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो कैसे बनानी है, आपको बनानी है बेस्ड ऑन रीजनेबल अश्योरेंस। आपको याद रखना, कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देना है। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? प्लीज ये दोनों शब्दों का मतलब लिख देना, ये दोनों शब्दों का मतलब लिख दीजिए बच्चों। पहला आएगा ये, डिक्शनरी में लिखना, 100% गारंटी मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल अश्योरेंस मतलब रीजनेबल अश्योरेंस। क्लियर हुआ? चलो, वेरी गुड। इसका मतलब क्या बच्चों, ये केस में तुमने नोटिस किया, ये ध्यान से सुनना, अभी लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट, जो हमारा ऑडिटर है, उसको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है, क्या प्राप्त करना है? रीजनेबल अश्योरेंस। एंड ये रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है, ये क्यों ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस गाइस? द रीजन इज दैट बिकॉज ऑडिटिंग सफर्स, पे अटेंशन ना, ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम व्हाट, इट सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या बोला मैंने? अब शायद से सारे वर्डिंग्स तुम्हारे लाइन में आएंगे, देखो, ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स। ऑडिटिंग जो होती है ना, देखो, ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट, ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस। मतलब ये जो ऑडिटिंग का ये जो पूरा का पूरा फील्ड है, ऑडिट की जो फील्ड है, उस ऑडिट की फील्ड में बच्चों बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वन लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी थी, बराबर ना? मैंने आपको एक लिमिटेशन ऑलरेडी सिखा दी थी, कौन सी थी वो? एक मैंने आपको सिखाई थी टाइमलाइन की, बराबर ना? टाइमलाइन, कि जहाँ पे बेसिकली आप लाइफ टाइम ऑडिट नहीं कर सकते हो, बराबर ना? बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं,
मोर क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, बराबर ना, इज वेरी ह्यूज। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है, हम लोग सारी चीजें चेक नहीं कर सकते हैं। जब सारी चीजें चेक ही नहीं कर रहे हैं तो हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस काय का दें। दूसरा भी एक पॉइंट आता है बच्चों, दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट और बेनिफिट का। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कॉस्ट बेनिफिट का। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी जो ऑडिटर है, ऑडिटर को भी तो फीस मिल रही है कि नहीं। मुझे बताओ, क्या मैं मेरी सीए फर्म के सारे बंदों को मैं एक ही क्लाइंट पे लगा दूं क्या, बाकी क्लाइंट को छोड़ दूं? ऐसा थोड़ी करूंगा यार। मेरी जो सीए फर्म रहेगी, मेरी सीए फर्म में जो लोग काम कर रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड जब हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं तो हम लोग सारे सब सब छोड़ छाड़ के एक ही क्लाइंट को थोड़ी देखेंगे। वैसे तो एक कॉस्ट बेनिफिट भी मेंटेन करना पड़ता ना, कि जो फीस आ रही है और हमारा उस काम में कितना खर्चा लग रहा है, वो हमें सोच समझ के काम करना पड़ता है। तो हम लोग अनाप शनाप खर्चा नहीं कर सकते एक क्लाइंट के पीछे। तो कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत मायने रखती है। तीसरा पॉइंट बच्चों याद रखना, हमारा जो नेचर ऑफ, पे अटेंशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अभी के लिए तुम समझ लो अकाउंटिंग। अभी के लिए तुम समझ लो अकाउंटिंग। ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग जो है ना, जो मेरा क्लाइंट कर रहा है, ठीक है, उसमें साला बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली ये लोग ना, हो सकता है चीजों को ज्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो, मेरे को पता नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती है जो मुझे उनकी माननी ही पड़ती है। बहुत सारी चीजें होंगी जो बेसिकली उन्होंने शायद ये ज्यादा करके दिखाए होंगे, इन्फ्लेट करके दिखाए होंगे या घटा के करके दिखाए होंगे। लेकिन यार उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी जो अकाउंटिंग होती है ना, वो बच्चों एस्टिमेट्स लगते हैं, एस्टिमेट्स, है कि ना, एस्टिमेट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू एसेट इज एन एस्टिमेट। तो कई सारे प्रोविजन होते हैं। प्रोविजन के लिए मैं क्लाइंट को क्या बोलूं कि यार ये कंफर्म है कि मुझे बता, मेरे को जो वो बोल रहा है वो मुझे मानना ही पड़ेगा। इज द थर्ड लिमिटेशन क्लियर? एंड द लास्ट लिमिटेशन बच्चों, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। लास्ट काम क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि हमारा जो काम करने का तरीका है बच्चों। ठीक है, अभी फर्ज करते हैं कि जहाँ पे मैं क्लाइंट को डरा धमका तो नहीं सकता हूँ ना, कि ये बता भाई ये सच है कि झूठ है। जो क्लाइंट बोल रहा है वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, भगवान थोड़ी हूँ ये समझने के लिए कि मेरा क्लाइंट क्या सोच रहा है। तो देयरफॉर द पॉइंट इज दैट गाइस, हमारा जो हम लोग ऑडिट भी करते हैं ना, हमारा बेसिकली ऑडिट वैसे भी सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर चलते रहता है। तो इन दैट केस जहाँ पे हमारे पास टाइम भी नहीं है सारी चीजें चेक करने के लिए, सो देयरफॉर वी हैव लिमिटेड लीगल पावर्स। हमें झूठ बोलने की वजह से शायद क्लाइंट जेल ना जाए, इसके लिए हो सकता है वो शायद मुझे झूठ बोल रहा हो, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको बोलूंगा कि सर मुझे बताओ कि साल भर में आपने कभी शेयर इशू किए कि नहीं किए, वो मुझे बोलेगा नहीं सर मैं इशू नहीं किए, मुझे माननी पड़ेगी बात। सो ये बहुत सारे बच्चों प्रॉब्लम्स हैं हमारे ऑडिट में, बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशन जो बाय डिफॉल्ट है, जो जाएंगी नहीं। एंड इसी के चक्कर में एज एन ऑडिटर, आपको याद रखना, एज एन ऑडिटर आपको कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देना है। आपको रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि भैया देखो मैंने जितना चेक किया उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कुछ करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सिंपल। रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने का मतलब क्या पता है, सिंपली बोलने का कि ऑडिटर मैं गलत भी हो सकता हूँ, एज एन ऑडिटर मैं गलत भी हो सकता हूँ। कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ क्या आपको ये समझ में आया। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन? ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, हमारे ऑडिट का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग एज एन ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस क्यों दे रहे हैं। सर इतना चेक करने के बाद आप बोल रहे हो शायद आप गलत जा सकते हो, हाँ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं। देखो ना, सोचो ना, फ्रॉड तो कहाँ कहाँ छुपा होगा यार। वैसे केस में आज मैं बोल दूंगा कि भाई फाइनेंशियल सब कुछ बराबर है, लेकिन अगर बाद में फ्रॉड निकल गया तो। आर यू क्लियर? चलो जाके आंसर पढ़ते हैं अभी। किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है, डायग्राम ड्रॉ करना है तो ले लो, आई एम टेकिंग गिविंग यू 2 सेकंड्स। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो आंसर पढ़ते हैं, देख लीजिए। क्लियर कट क्वेश्चन यही है, एक्सप्लेन द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, बराबर ना।
जो बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स आई है ना ऑडिटिंग की, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इज सच दैट इट सफर्स, देख रहे हो देख रहे हो ऑडिटिंग एज अ फील्ड ये ऐसी है दैट इट सफर्स फ्रॉम सर्टन लिमिटेशंस, कुछ कुछ हिंड्रेंसेस है, कुछ कुछ इसको बेसिक कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स हैं, देख रहे हो, विच द ऑडिटर कैन नॉट ओवरकम, कुछ नहीं कर सकता ऑडिटर। ठीक है, क्या क्या है सबसे पहले इसको सर याद कैसे रखने का, इसको याद रखना, मैं पूरे पूरे सिलेबस में कई जगह पे आई विल बी यूजिंग समथिंग नोन एज HTR। HTR का मतलब क्या होता है बच्चों, हाउ टू रिमेंबर, व्हाट इज द वर्ड, हाउ टू रिमेंबर। ठीक है, ये HTR की काफी सारी टेक्निक्स होती है, तुम्हारी जब बुक भी तुम्हें मिलने वाली है उस बुक के आगे भी यही लिखा होगा। सो HTR एक मिनट, हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था ये जो HTR टेक्निक्स होती हैं ये हाउ टू तो टेक्निक होती है जो तुम्हारा तुम्हारा आंसर लर्निंग इजी कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें वर्ड क्या याद रखना है, ये देखो ये तो कंफर्म्ड है ना, ये तो रहती है, तो वो तुम्हें वर्ड याद रखना है, इनहेरेंट लिमिटेशंस एक फैक्ट है, क्या है, फैक्ट, FACT, की फैक्ट है कि भाई ये तो रहते ही रहते हैं, जाते ही नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर फैक्ट का मतलब क्या बच्चों, देखो F से क्या आने वाला है, F से आना बच्चों नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब क्या, हमारा अकाउंटिंग का तरीका क्या है, देखो मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, मतलब रेंट पकड़ लो, बैड डेट पकड़ लो, ठीक है, इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस। सब्जेक्टिव डिसीजन मतलब क्या, जो चेंज होते रहेंगे, जैसे ए कुछ बोल रहा है तो बी शायद कुछ और बोले, देर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं है नंबर बराबर है कि नहीं, एंड देर में बी अ रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन, किसी को लग रहा है कि 10% प्रोविजन बनाओ, किसी को लग रहा है 5% प्रोविजन बनाओ। Auditor cannot obtain conclusive evidence for such items, and hence there is a possibility that the client may intentionally or unintentionally under recognize, मतलब कोई नंबर को घटा दे या कोई नंबर को बढ़ा दे, हो सकता है। यही सेम मैंने तुम्हें हिंदी में समझाया था जो मैं अभी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हमारी अकाउंटिंग है ही ऐसी कि जहाँ पे बहुत सारे एस्टिमेट्स का इस्तेमाल होता है, एंड उस चक्कर में कई सारे आंकड़े जो होते हैं वो ऊपर नीचे हुए रहेंगे। दूसरा आता है बच्चों FA, बराबर ना, ए से आने वाला है ऑडिट प्रोसीजर्स, ए से क्या आने वाला है, मैंने आपको बताया था, F से आने वाला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बराबर ना। अगला पॉइंट, हाँ बच्चों, ए से क्या आने वाला है, ए से आने वाला है बच्चों नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर मतलब ऑडिटर का जो जो काम करने ऑडिटर को वो, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द मैनेजमेंट और अदर्स may not provide intentionally or unintentionally the complete information that is relevant to the preparation present। हो सकता है कि मेरा ही क्लाइंट मेरे से कुछ छुपाए। ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल पावर्स एंड हेंस इट इज पॉसिबल दैट ही मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सर्टेन एरर। हो सकता है कि यार मेरे पास उतनी पावर नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि भाई देखा तूने मुझे झूठ बोल दिया तो जेल में चला जाएगा, तो इसके लिए हो सकता है वो मेरे से बहुत सारी चीज छुपाए। और जब मेरा क्लाइंट ही मेरे से बहुत सारी चीज छुपा रहा है तो इन दैट केस मैं कैसे 100% आंसर दे सकता हूँ यार, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहाँ से दूँ। कॉस्ट बेनिफिट, एक बैलेंस रखना पड़ता है बच्चों बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट, कि मतलब क्या बेनिफिट मिलने वाला है इतना खर्चा करके। ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट द कॉस्ट टू बी इनकर्ड एंड द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, दैट इज वेदर इट इज वर्थ टू इनकर द कॉस्ट। ड्यू टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स ही मे बी अनेबल टू परफॉर्म इन डेप्थ एग्जामिनेशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लाइंट की फीस कम है तो इसके लिए मैं इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर नहीं पाऊंगा। एंड लास्ट पॉइंट जो है टाइमलाइंस, बराबर ना, सी से आने वाला कॉस्ट बेनिफिट एंड टी से टाइमलाइन, इसलिए मैंने तुम्हें वर्ड दिया था FACT, फैक्ट, FACT। F फॉर बच्चों नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, A फॉर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, C फॉर कॉस्ट बेनिफिट, T फॉर टाइमलाइन। बच्चों देयर इज एन अभी टाइमलाइन, देख रहे हो टाइमलाइन का मतलब क्या है, तुम जीवन भर ऑडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम CA जीवन भर नहीं कर सकते ना, एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि एक टाइम में तुम्हें खत्म करना है। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन बाय द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कल सिखाए थे मैंने लास्ट क्लास में। यूजर्स कौन कौन है, बैंक एक यूजर है, गवर्नमेंट एक यूजर है, बराबर ना, सारे यूजर्स। ठीक है, डायग्राम भी बनवाया था। दैट द ऑडिटर विल फॉर्म एन ओपिनियन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31 मार्च, उसके 2-3 महीने के अंदर ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, तो 2-3 महीने में तुम्हें खत्म करने का। हेंस इट इज impracticable टू एड्रेस ऑल इन्फॉर्मेशन, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल इन्फॉर्मेशन।
ऑडिटर भाई साहब परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सैम्पलिंग बेसिस टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड इट इज पॉसिबल दैट, देख रहे हो, इसी के चक्कर में क्योंकि मैं सारी चीजें चेक नहीं कर सकता हूँ, झक मार के मुझे सैम्पलिंग बेसिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल ही मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सर्टन मटेरियल एरर्स ड्यू टू दीज लिमिटेशंस, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, एंड अभी ध्यान सुनना ये वाला पॉइंट प्लीज, ये जो है ना, ये जो मैं ये रेड में मार्क कर रहा हूँ ना बच्चों, ये हमें चैप्टर नंबर 4 में सीखने मिलेगा। कब मिलेगा? चैप्टर नंबर 4 में, अभी नहीं। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे। ये लाइन अभी मत समझना, ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे वेट करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 तक। बट हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके अगला वाला, देख रहे हो ना, कि क्योंकि इतने सारे लिमिटेशंस हैं, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब देयरफॉर उसको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, देख रहे हो ना, cannot obtain absolute, मतलब he will have to obtain what? Reasonable assurance। कमेंट्स में मुझे बताओ बच्चों, क्या ये पूरा आंसर समझ में आया आप लोगों को? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है हमारे एग्जाम का, बताइए। बोलो। समझ में आया? परफेक्ट, रौनक को समझ में आ गया, बाकी बच्चे? ओके, आई होप ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा होगा तुम लोगों को, कि जहाँ पे बेसिकली ये क्या स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स चल रहे हैं, इसी की वजह से क्या होता है बच्चों के, जहाँ पे थोड़ा यार लग सकता है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, टेंशन मत लो, आंसर को 2-3 बार पढ़ोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट 8:30, व्हाट वील डू इज दैट वील रैप अप द लेक्चर फॉर टुडे, ठीक है, आज का लेक्चर इधर ही रोकते हैं, आज बहुत हैवी कंटेंट कर लिया हमने, बहुत सारे बेसिक्स कवर किए। सर क्या हमारा चैप्टर 1 हो गया है? चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर 1 खत्म करने के लिए हमें और 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट आज मिलने वाला है तुम लोगों को होमवर्क, ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में करने हैं ये लिख के, क्वेश्चंस का नंबर लिख दीजिए प्लीज। जो बच्चों ने एनरोल कर लिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं ये पीडीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर 1 की पीडीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है, तो पीडीएफ से आपको आंसर्स लर्न करके लिखने हैं। सर कैसे करना है होमवर्क? जो जितने क्वेश्चन हमारे अब तक हो गए हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन दैट आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, या तो लिख दो ना तुम्हारे पास नोटबुक में, क्या यार एक बार नोट्स में बना लो कौन से क्वेश्चन हो गए हैं, बड़ा वरना सारे क्वेश्चन जो हो गए उनको लर्न करना है, पहले मीनिंग लर्न करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लर्न करना है, ठीक है, तो मैं लर्निंग वाले केस में लिख देता हूँ, कौन से वाले लर्निंग वाले, 1 2 लर्न करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को लर्न करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को लर्न करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को लर्न करना है, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को लर्न करना है, 6 को लर्न करना है, बस 6 क्वेश्चंस को लर्न करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6 को लर्न करना है, एंड राइटिंग में तुम्हें आई वांट यू गाइस टू राइट दिस क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क के लिए ये लिख के मुझे पीडीएफ भेजना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6 को लिखना है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये भी लिखना है। समझ में आया होमवर्क क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 को राइटिंग में लिखना है, लर्न करो लिखो, लर्न करो लिखो। आर यू क्लियर? हाँ वेरी गुड, डन बच्चों, कल की हमारी क्लास भूलना मत, कल शाम को भी एग्जैक्टली 7 o'clock को हमारी क्लास होगी, ठीक है, एंड इंश्योर करना कि आप लोग जितने 6 क्वेश्चन हमने पढ़े वो पढ़ के आना, ताकि हम लोग कल ऑलमोस्ट हमारा जो कंटेंट है इस चैप्टर का 60-65% कल के क्लास में खत्म हो जाएगा, 70% तक, एंड लास्ट 30% लास्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, 4th क्लास में, ठीक है। इज द होमवर्क क्लियर टू एवरीबडी? लर्निंग क्वेश्चन दे दिया मैंने, होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क के लिए यू हैव टू राइट, बराबर ना, राइट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड लर्न करने, लर्न ऑल क्वेश्चंस दैट आर डन, जो मैंने सिखा दिया उन सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है, ठीक है, चलो, वेरी गुड, परफेक्ट। ओके बच्चों, आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, ठीक है, ये वाले कमेंट्स नहीं, ठीक है, वीडियो के जो कमेंट्स है, ठीक है, वीडियो के जो कमेंट्स में लिखना, नॉट इन द लाइव चैट, कमेंट्स में लिखना अगर आपको सच में क्लास समझ में आई होगी तो,
ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली वाज योर मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट इन द क्लास वो लिखना, सो दैट मैंने तुम्हें बताया था। एंड अगर जेन्युइनली क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक पे क्लिक कर देना। आई विल सी यू टुमारो एग्जैक्टली एट 7 o'clock। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।